हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर 9 क्लास 7 का, जिसमें हम ये समझेंगे कि एक मार्केट में जो टी शर्ट आता है, यानी कि जो हमारा चैप्टर 9 है अ शर्ट इन अ मार्केट, हम इसमें ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं तो वो हमारे पास कैसे रेडी होकर के आता है, जिसमें हम डायरेक्ट किस चीज के बारे में समझेंगे तो मार्केट चेन के बारे में भी हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। तो जो कि हमारा जो 9 चैप्टर वो डायरेक्ट किससे लिंक है, 8 चैप्टर से। तो हम इसमें ये समझने की कोशिश करेंगे एक शर्ट का एग्जाम्पल रख करके कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट आता है वो किस तरीके से हमारे पास रेडी होकर के आता है और इसमें किस तरीके से हमें एक मार्केट चेन क्या है देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो फिर इसमें हम ये भी समझेंगे कि जो ट्रेडर्स हैं, यानी कि जो व्यापारी सब है, जो बिजनेसमैन सब है, वो किस तरीके से हमें एक रेडी टू यूज प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल करवाते हैं। क्योंकि जब हम कल के चैप्टर में जो डिस्कस किया था तो उसमें हमने एक बेनिफिट्स ऑफ मार्केट्स भी देखा था। बेनिफिट्स ऑफ मार्केट भी हमने इसमें डिस्कस किया था कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं किसके, तो मार्केट के। तो इस चैप्टर में और हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो हर एक लेवल पे, यानी कि हर एक स्टेप पे जो क्या होता है सेलिंग और जो परचेजिंग होता है, यानी कि बाइंग और जो सेलिंग होता है, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे किसके, तो एक शर्ट को एग्जाम्पल में रखते हुए। जैसे कि यहाँ पे एक शर्ट का इमेज है, अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो वो क्या है, एक शर्ट का इमेज है। और इस शर्ट में जो ड्रॉ किया गया है, जैसे कि यहाँ पे हमें एक कॉटन दिख रहा है, यहाँ पे एग्रीकल्चर टाइप में दिख रहा है, जिससे में यहाँ पे क्रॉप्स टाइप में दिख रहा है। और यहाँ पे क्या है कि कुछ किस तरीके से फार्मर्स जो है वो कॉटन क्लॉथ कलेक्ट करते हैं, कॉटन। और यहाँ पे क्या है किस तरीके से टेलर मतलब क्या कर रहा है, कपड़ों को सिल रहा है। और यहाँ हम देखेंगे किस तरीके से कॉटन के क्या है तो धागे बनाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर में ये समझेंगे कि एक शर्ट जो रेडी होता है और शर्ट रेडी होकर के जो मार्केट में आता है वो किस तरीके से होकर के आता है, ये सारी प्रोसेस को हम इस चैप्टर में समझेंगे। और इसमें ये भी समझने की कोशिश करेंगे जो मार्केट है, मार्केट में जो चैन है, यानी कि जो हमने कल भी मार्केट चैन के बारे में टॉपिक डिस्कस किया था, वो किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है किसकी, तो कॉटन फार्मर की, जो कि क्या है कुरनूल में। कुरनूल कहाँ है, तो हमारा एक आंध्र प्रदेश में एक गांव है जो कि कुरनूल नाम से जाना जाता है। तो वहां पे एक जो कॉटन फार्मर है जिसका नाम है सपना, वो क्या करती है, वो अपने खेत पे कॉटन उगाती है। और उस कॉटन को जब वो जैसे ही वो कॉटन रेडी हो जाती है, यानी कि जैसे ही कॉटन अपने बॉल्स को ब्रेक करके वो बाहर को आते हैं, तो वो जो सपना है वो अपने क्या करते हैं उस कॉटन को कलेक्ट कर लेती है और उसके गांव में जो एक स्मॉल ट्रेडर है वो उसके पास जाकर के बेच देती है। तो यहाँ पे ये स्टोरी समझी गई है कि जिससे हम ये समझ सके कि कॉटन पहले जो कपड़े बनने की जो प्रोसेस, यानी कि जो एक सेट बनने का जो प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो कोई भी अगर क्लॉथ बनाए जाते हैं, यानी कि कोई भी जब कपड़े बनाए जाते हैं, तो उसकी जो सबसे पहली स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है, कॉटन ग्रो से होती है। यानी कहाँ से होती है, कॉटन ग्रो से। जैसे ही यहाँ पे सपना क्या करती है, अपने कॉटन यानी कि हस्बैंड के साथ मिलकर के वो जैसे ही कॉटन को कलेक्ट करती है, तो उसी के गांव के मार्केट में क्या है, एक स्मॉल क्या है ट्रेडर है, जो कि उसको क्या कहता है 2500 रुपए लोन पर देता है, लेकिन किस पे, काफी हाई इंटरेस्ट पे। जैसे ही सपना का जो क्रॉप्स है वो रेडी हो जाता है, वो अपने कॉटन को क्या करते हैं कलेक्ट करके वो जाती है अपने ट्रेडर के पास बेचने, जिससे उसने क्या किया है तो लोन लिया रहता है। तो जैसे ही वो उसके पास जाती है तो वहां पे उसके दो आदमी होते हैं उस ट्रेडर के पास, जो कि क्या करते हैं उस कॉटन को वेट करने का, उस कॉटन के बैग, जो कॉटन का जो बैग होता है उसको वेट करने का काम करते हैं। और पर क्विंटल, अगर एक क्विंटल कॉटन की कीमत कितनी रखते हैं, 1500, यानी कि 1500। तो टोटल जो सपना का जो मनी, जो कॉटन का जो प्राइस होता है वो होता है 6000, यानी कि टोटल कितना मिलता है उसे 6000। जिसमें से 6000 में से जो 3000 है वो क्या कहता है ट्रेडर्स काट लेता है। क्यों, क्योंकि जो सपना है उसने
जो कॉटन की जो एग्रीकल्चर करने के लिए जो लोन लिया था वो किससे लिया था, उसी ट्रेडर से लिया था। किस पे, काफी हाई इंटरेस्ट पे। जैसे ही सपना ने अपना कॉटन 6000 में उसको बेचा तो उसमें से उसने 3000 काट लिया और 3000 सपना को दे दिया, कहा ये आपका कॉटन का प्राइस। सपना कहती है कि बस 3000 उसने एक्सपेक्टेशन की थी कि उसको इसके अच्छे खासे दाम मिल जाएंगे। तो जो ट्रेडर होता है यानी कि जो व्यापारी होता है वो सपना से कहता है कि 3000 रुपए आपका उस चीज में काट लिया गया है जो आपने लोन लिया था। और मार्केट में जो कॉटन है वो काफी चीप यानी कि काफी कम प्राइस पे बिका जा रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो अभी कॉटन की जो एबिलिटी है वो काफी ज्यादा है अभी, जिसके वजह से क्या है कि मार्केट में भी जो कॉटन यानी कि जो रुई है उसकी कम कीमत दी जा रही है। तो सपना कहती है कि इस बार उसने 4 महीने काफी मेहनत किया था कॉटन को ग्रो करने में, और उसने ऐसा एक्सपेक्टेशन किया था कि इस बार उसको इसके लिए, इस कॉटन के लिए अच्छी प्राइस मिल जाएंगी। जबकि ऐसा होता नहीं है, जबकि सपना को 6000 रुपए में से उसको क्या है 3000 रुपए ही मिलते हैं। फिर ट्रेडर्स कहता है कि वो उसके कॉटन की क्या है, ट्रेडर्स कहता है कि वो उसका जो कॉटन है वो उसकी अच्छी खासी कीमत दे रहा है। अगर यकीन ना हो तो वो मार्केट में जाकर के पता कर सकती है कि कॉटन अभी कितना, कॉटन की जो एक्चुअली प्राइस क्या है। अगर हम कॉटन की एक्चुअली प्राइस करें जो वहां पे जो मार्केट में है तो वो कितना है, 1 क्विंटल की कीमत कितना, 1800। ये बात सपना जानती है, लेकिन फिर भी वो अपना जो कॉटन है वो किसके पास बेचती है, ट्रेडर्स के पास। क्यों? क्योंकि सपना जो है वो अपने ट्रेडर्स को नाराज नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि वो उस गांव का सबसे बड़ा एक क्या था, ट्रेड व्यापारी था, जिसके पास इमरजेंसी टाइम पे क्या है तो लोन लेने जाया करते थे, जिसके कारण सपना क्या है तो उसे नाराज नहीं करना चाहती थी और उसी के पास वो अपना कॉटन कम दामों में बेच देती है। तो यहाँ पे ये स्टोरी था जिसमें हमने अभी ये समझा कि जो भी कपड़े जो होते हैं, जो कपड़े प्रोड्यूस किए जाते हैं उसकी जो बेसिक है यानी कि जहां से कपड़े की जो उत्पादन है, जो उसकी शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, एक कॉटन की खेती से। कहाँ से होती है तो कॉटन की खेती से। जैसे ही कॉटन ग्रो कर लिया जाता है उसके बाद क्या किया जाता है, उसको जो ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग जगहों पर उस धागे बनाने वाले की फैक्ट्री में जाकर के उसको क्या करते हैं, सेल कर देते हैं काफी ठीक ठाक कीमत पे, जिनमें उन जो सेलर्स होते हैं उनको उनका प्रॉफिट मिल जाए। फिर जो धागा बनाने वाली जो कंपनी होती है वो क्या करती है, उस कॉटन को क्या करती है, धागा का फॉर्म देती है, यानी कि एक रेशम यानी कि धागा कह सकते हैं या ऊन टाइप का कह सकते हैं, उसका उस कॉटन को उस फॉर्म में बदलने का काम करती है। तो जैसे ही कॉटन को धागा का रूप दे दिया जाता है तो उसको क्या किया जाता है, उस धागे को क्लॉथ मैन्युफैक्चर की फैक्ट्री में सेंड किया जाता है जहां पे कपड़े बनाए जाते हैं। अब कपड़े दो तरीके से बनाए जाते हैं, कुछ कपड़े हाथ से बनाए जाते हैं, कुछ कपड़े मशीनों से बनाए जाते हैं। तो जैसे जो कपड़े जैसी क्वालिटी के बनते हैं वो उसके हिसाब से उस जगह पे भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे जो हमें देखने को मिला कि पहले कॉटन को एक एग्रीकल्चर के रूप में ग्रो किया गया, उसको एक सेलर ने खरीदा और उसको जाके कहाँ बेच दिया, तो धागा बनाने वाली की फैक्ट्री में जाकर उसने बेच दिया। जैसे ही धागा बनाने वाली कंट्री ने उस कॉटन को धागे का रूप दिया, उसको जाकर के कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री में जाकर के बेच दिया। और कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री क्या करेगी, इसे कपड़े बना करके जैसी मार्केट में रिक्वायरमेंट है, जैसे डिजाइन, जैसे कलर के कपड़ों की, वैसा वो मैन्युफैक्चर करके क्या करेगी, डायरेक्ट मार्केट यानी कि शॉप में या मॉल सब में वो उन कपड़ों को बेच देगी। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो हर एक स्टेप है तो वहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, सेलिंग और बाइंग देखने को मिल रहा है, यानी कि खरीदारी और जो बेचा जा रहा है वो हमें हर एक लेवल पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे हम ये भी समझ रहे हैं कि किस तरीके से जो मार्केट चेन है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे जो बेसिक चीज होती है वो क्या होती है, रॉ मटेरियल। जैसे कि एक कपड़े को यानी कि एक क्लॉथ को वो प्रोड्यूस करने के लिए उसका जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, कॉटन है, जो कि हमें एग्रीकल्चर से मिलेगा।
जैसे ही कॉटन ग्रो किया जाता है तो उसको धागे बनाने वाली कंट्री उस कॉटन को परचेज करती है और उसको धागा बना करके वो क्या करती है, कपड़े बनाने वाले फैक्ट्री को दे देती है, और जो कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री उस धागे को लेकर के वो क्या करते हैं, कपड़े प्रोड्यूस करते हैं और मार्केट या जो मॉल सब है या शॉपिंग मॉल है उसमें जाकर के वो सेल कर देती है। तो इस तरीके से क्या है, हर एक कंपनी, हर एक फैक्ट्री एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और इसमें अगर सबसे ज्यादा किसी को फायदा होता है तो वो होता है एक शॉपकीपर, यानी कि एक प्रोड्यूसर को, जो इन सारे रॉ मटेरियल को कलेक्ट करके क्या कर रहा है, एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे यहाँ पे ये क्लॉथ बनाने वाली अगर फैक्ट्री है, ये क्या करेगा, इसने क्या किया, फैक्ट्री से इसने क्या किया, धागे खरीद लिया, उसके हिसाब से जो भी कपड़े ये प्रोड्यूस करेगा, इसका जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा उस कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री को होगा कंपेयर टू इस धागे बनाने वाली फैक्ट्री को और इस किसान को जिसने रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया। तो इस तरीके से जो एक मार्केट चेन है वो एक दूसरे से क्या रहता है, तो कनेक्टेड रहता है। यहाँ पे अगर हम बात करें किसका, इडोर का, एक ऐसा मार्केट है जो कि तमिलनाडु में है, जहाँ पे सप्ताह में 2 बार क्या लगाया जाता है, तो मार्केट लगाया जाता है। और यहाँ पे क्या है, हर एक शहर से और हर लोकल व्यापारी हर एक स्टेट से क्या आते हैं, ट्रेडर्स आते हैं और यहाँ से कपड़े को खरीदते हैं, और जो अलग अलग फैक्ट्री बनाने वाली, जो कपड़े बनाने वाली जो फैक्ट्री, उसको भेज देते हैं और वो ऑर्डर देते हैं कि किसमें कितना, मतलब किसको किस टाइप के कपड़े या कितना कपड़ा प्रोड्यूस करना है, वो ऑर्डर देते हैं। उसके हिसाब से ये क्या करते हैं, अपने कपड़े को ले जा करके बेचते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, ये जो हमारा द क्लॉथ मार्केट ऑफ एरोडे है, यदि हम बात करें क्लॉथ मार्केट ऑफ एडोरे के, तो यहाँ पे क्या है, सप्ते में 2 बार क्या लगाई जाती है, तो मार्केट लगाई जाती है, जो कि कपड़ों का बाजार है। और हम इसकी बात करें तो ये दुनिया के जो बड़े कपड़ों के जो बाजार है उसमें से एक इसे माना जाता है, जहां पे क्या है, तो हर वैरायटी के कपड़े यहाँ पे बेचे जाते हैं। फिर इसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि यहाँ पे इस मार्केट के आसपास क्या है, कुछ कपड़ों की दुकानें, यानी कि कुछ कपड़े बनाने की फैक्ट्रियाज भी हमें यहाँ पे पाई है, यानी कि यहाँ पर है। यहाँ पे कुछ मर्चेंट्स आते हैं, वो कपड़ों को क्या करते हैं, क्लॉथ को सप्लाई करते हैं, और जो गारमेंट मैन्युफैक्चरर है, यानी कि जो कपड़े बनाने वाली की जो कंपनी है, उनको क्या करते हैं, वो ऑर्डर देते हैं और अलग अलग कंट्री में उसको जा करके क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पुट्स आउट सिस्टम भी कहते हैं। जिसमें क्या होता है, जो वेबर्स होते हैं, यानी कि जो प्रोड्यूसिंग, जो यानी कि जो वेबर्स का मतलब होता है वे लोग जो कपड़े को घर में बनाते हैं। यहाँ पे एक वेबर्स वर्ड है जिसका मतलब होता है कि वे लोग जो कि, यहाँ पे एक वर्ड है वेबर्स, वेबर्स का मतलब है कि वे लोग जो कपड़ों को घर में प्रोड्यूस करते हैं। तो हमने जैसे कि यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे जो दुकान है, यहाँ पे किस तरीके से कपड़े को खरीदा जा रहा है और बेचा जाता है। फिर मर्चेंट क्या करता है, हर एक वर्कर को क्या करता है, अपना जितने भी वेबर्स होते हैं उनके आधार पे वो क्या करता है, अपना ऑर्डर्स दे देता है और कपड़ों को रिसीव करता है। और वो क्या करते हैं, कपड़े को रिसीव कर, जैसे ही मर्चेंट उन्हें ये ऑर्डर देते हैं, मतलब वो कपड़ों को मैन्युफैक्चर करने के जो ऑर्डर्स देते हैं, वो उन कपड़ों को रिसीव करते हैं और ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, उस चीज को मैन्युफैक्चर, यानी कि उस कपड़े को बनाते हैं। यहाँ पे जो वेबर्स है उनको 2 तरीके की क्या मिल जाती है, प्रॉफिट देखने को मिलती है। पहली प्रॉफिट ये हो जाती है कि उन्हें क्या है, जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, और वे जो कपड़ा बनाते हैं, यानी वो जो कपड़ा प्रोड्यूस करते हैं, उनको एक कीमत मिल जाती है, और वो क्या करते हैं, उनको एक तरीके से क्या है, रोजगार मिल जाती है, जो कि डिपेंड है किस पे, तो मर्चेंट्स पे। अगर हम बात करें कि जो अगर इसमें एक पॉइंट, अब हम बात करते हैं किसकी, द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली, यानी कि दिल्ली के पास में जो फैक्ट्री है, जो यानी कि कपड़ों को एक्सपोर्ट करते हैं, हम यहाँ पे उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो एड्रोड, यानी कि जो हमारा जो
एरोड मार्केट था, वहां से मर्चेंट्स क्या करते हैं, कपड़े को खरीदते हैं, यानी कि वहां से कपड़े परचेस करते हैं और अलग अलग जो क्लॉथ प्रोड्यूस वेवर्स हैं उनको जाके वो क्या करते हैं, सप्लाई कर देते हैं। और वो कहाँ आते हैं, तो दिल्ली के पास में जो गारमेंट है, यानी कि गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री, वहां पे इन्हें ले आया जाता है। फिर जो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री है वो क्या करते हैं, इन सारे कपड़ों को क्या करते हैं, जो भी जैसे कि शर्ट हो गया, टी शर्ट हो गया, इन सब में फॉर्म करके वो क्या करती है, अलग अलग कंट्री में जाकर के वो क्या करती है, एक्सपोर्ट कर देती है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन सब है वो इन सारे कपड़ों को क्या करते हैं, परचेज करके मार्केट में बेचने का काम करते हैं, जिसमें कि क्या है, जब हम इसको विदेशी शहर में यानी कि अलग अलग कंट्री में बेचते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, उसका जो प्राइस है वो क्या किया जाता है, हाई करके उसे बेचा जाता है, जो जिसका प्रॉफिट डायरेक्ट किसको मिलता है, एक बिजनेसमैन को। यानी अगर हम बात करें कि जो क्लॉथ फैक्ट्री यानी कि जहाँ पे कपड़े बनाए जाते हैं उस फैक्ट्री की बात करें, तो वहां पे जो सबसे ज्यादा काम करते हैं वो कौन काम करते हैं, तो ह्यूमन काम करते हैं, यानी कि वहां पे ज्यादातर कौन देखने को मिलता है, तो वहां पे ज्यादातर महिला ही देखने को मिलती है। अगर हम गारमेंट फैक्ट्री की बात करें तो उसमें जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉय भी रखा जाता है, तो किसको रखा जाता है, महिला को रखा जाता है। और जो ह्यूमन एम्प्लॉय है वो क्या करते हैं, हेल्प करती हैं किसमें, तो जैसे कि जो ह्यूमन है वो किस में काम करते हैं, जैसे क्लॉथ को कटिंग में हो गया, फिर हो गया बटन लगाने में यानी कि बॉटिंग, फिर जैसे कि आयरन करने में काम करती है, वो आयरन करने में हेल्प कर देती है या पैकिंग करने में हेल्प करती है। तो इस तरीके से क्या है, किसी भी एक क्लॉथ मैन्युफैक्चर कंट्री में क्या करती है, तो जो ह्यूमन है काफी कम कॉस्ट पे क्या करती है, वो अपनी सर्विसेज देती है और हेल्प करते हैं, जैसे कि कपड़ों की कटिंग करने में लगा दिया जाता है उन्हें, या फिर क्या करते हैं, शर्ट या टी शर्ट में बटन लगाने के लिए लगा दिया जाता है, या कपड़ों को आयरन करने में या उसको पैक करने में। तो काफी कम कीमत पे इन्हें लगा दिया जाता है और इनकी जो ड्यूटी रहती है वो मिनिमम 12 आवर्स की रहती है, और उनके हिसाब से जितनी इनसे मेहनत नहीं करवाई जाती है, मतलब जितनी जिनकी इनसे मेहनत करवाई जाती है उसके कंपेयर में इन्हें कम सैलरी देखने को मिलता है, यानी कि काफी लो कॉस्ट में इन्हें पे किया जाता है, जिससे इनकी जो लाइफ है, तो लाइफ की जो बेसिक जो फुलफिल वाली जो चीजें वो ढंग से नहीं कर पाती, इतनी लो कॉस्ट इन्हें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और जबकि काम की बात आए तो काम इनसे काफी ज्यादा करवाया जाता है। तो यहाँ पे हमने भी समझा कि किस तरीके से जो दिल्ली के पास में एक गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री है वो किस तरीके से काम करती है, जहाँ पे उसने क्या कर रखा, अलग अलग जगह से वो कपड़े खरीद के लाती है और अपने फैक्ट्री में वो कपड़ों को मैन्युफैक्चर करती है और अलग अलग देशों में जाकर के वो क्या करती है, सेल कर देती है। इसमें हमने ये भी समझा कि जो जितने भी जो क्लॉथ मैन्युफैक्चर जो फैक्ट्रीज होते हैं उसमें जो एम्प्लॉयज होते हैं वो ज्यादातर कौन होती है, तो वुमेन होती है। क्यों, क्योंकि ह्यूमन को कम पैसों पे रखा जाता है और उनसे ज्यादा काम करवाया जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा जो ह्यूमन है वो किस किस कामों में हेल्प करती है। अब बात करते हैं हम जो मार्केट है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की गई है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पेमेंट वर्कर चार्ट दिखा रखा है कि जो कपड़े सिलेगा उसको पर पीस कितना मिलेगा, 3000, और जो कपड़े को आयरन करेगा उसको पर पीस कितना मिलेगा, ₹1.50। और जो चेकिंग है यानी कि जो कपड़ों की चेक करेगा कि यानी कि कोई कपड़ा डिफॉल्ट तो नहीं है या कोई पीसेस जो रिजेक्टेड वाली चीज है, जो देखेगा कि ये प्रोडक्ट रिजेक्ट वाली चीज है या आगे सेंड करने वाली चीज है, जो यानी कि कुल मिला के कपड़ों की चेकिंग करता है कि उसमें कोई डिफॉल्ट तो नहीं रह गया, कुछ छूट तो नहीं है। तो जो चेकिंग है उसको कितना मिलता है, 2000। और यहाँ पे जो क्या करता है, कटिंग करते हैं या जो बटन लगाते हैं उनको कितना मिलता है, 1500, यानी कि 1500। तो इन समय किसको लगाया जाता है, मोस्टली वुमेन को ही लगाया जाता है। किनको लगाया जाता है, मोस्टली वुमेन को। क्यों, क्योंकि इनसे कम कॉस्ट पे क्या किया जाता है, काम ज्यादा लिया जाता है। अगर हम बात करें द शर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट में, तो यहाँ पे क्या है, कोई भी जब जो शर्ट यानी शर्ट या टी शर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है तो यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है $26 की वहां पे एक शर्ट बेची जाते हैं, और आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो एक
डॉलर की कीमत कितनी है 90 रुपए, यानी कि जो अगर हम $1 बात करें किसके बराबर है, $1 किसके बराबर है 90 रुपीज के। तो यदि हम इस 26 को 90 से मल्टीप्लाई कर दें तो उस सेट की वैल्यू क्या होगी, उतनी हो जाएगी। यहाँ पे ये पुराना डाटा है इसलिए यहाँ पे कितना बता रखा है 1200 बता रखा है। तो यहाँ पे जैसे कि बात कर रहे हैं कि तो शर्ट की जो प्राइस बढ़ गई वो कैसे बढ़ गई। सबसे पहले शर्ट की जो प्राइस रखी थी प्रॉफिट लगा के 600, जैसे ही अब यहाँ पे बता रहे हैं कि 600 कैसे रखी गई एक शर्ट की प्राइस, तो उसमें जो 300 है यानी कि जो सबसे ज्यादा पैसा जो लगाया जा रहा है वो किस पे लगाया जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट में। हमने जो लास्ट 7th चैप्टर था उसमें हमने ये समझा था कि एडवर्टाइजमेंट के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट के थ्रू किसी भी प्रोडक्ट की जो सेलिंग है वो बढ़ाई जाती है। और सबसे ज्यादा पैसा क्या करती है कंपनी, किस पे लगाती है, अपने ब्रांड को बेचने के लिए किस पे लगाती है, तो एडवर्टाइजमेंट पे लगाती है। तो एक शर्ट जिसने क्या खरीदा 200 रुपए में खरीदा, 100 रुपए उसने अपना क्या किया स्टोर रखा और 300 रुपए एडवर्टाइज करके इसने टोटल कितना 600 रुपए प्रॉफिट करके इस टी शर्ट को या टी शर्ट को सेल कर दिया। तो इसका जो सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट होगा वो किसको होगा, बिजनेसमैन को होगा। किसको होगा, बिजनेसमैन को। अब बात करते हैं मार्केट एंड इक्वालिटी, यानी कि बाजार और समानता। अगर हम बाजार और समानता की बात करें तो इसमें जो सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट है वो एक किसको मिलता है, एक बिजनेस पर्सन को मिलता है कंपेयर टू उस वर्कर को जो कि इस शर्ट को बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत किया है। जिसने इस शर्ट को सबसे ज्यादा मेहनत करके बनाया उसको, उसके कंपेयर में जो सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट होता है वो किसको होता है, एक पर्सन यानी कि एक बिजनेसमैन को, उसको एक हक प्रॉफिट होता है जो ये शर्ट को क्या करता है मार्केट में ले जाके बेचता है। गवर्नमेंट क्या करती है, यानी कि गवर्नमेंट क्या करती है, जो बनी बनाई जो चीज है यानी कि जो मॉडरेट प्रॉफिट है वो क्या करती है अलग अलग जगहों पे जाके एक्सपोर्ट करती है और वो अपना प्रॉफिट कमाती है। जो भी स्मॉल फार्मर्स है जो, या फिर जिसे हम वेबर्स कहते हैं, यानी कि जो घर में क्या करते हैं कपड़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं, उन्हें काफी कम हद तक इस चीजों की इसकी क्या है प्राइस हमें देखने को मिलती है। क्योंकि वो काफी लंबे समय से अपने घर में वो क्या करते हैं हार्ड वर्क करते हैं, कभी कभी वो 12 से 14 घंटे तक तो वो काम ही करते हैं और उसके मुकाबले इन्हें काफी कम पैसे मिलते हैं। फिर अगर हम बात करें जो मर्चेंट और जो ट्रेडर्स होते हैं वो भी काफी अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन बिजनेसमैन के कंपेयर में वो कम पैसा कमाते हैं, और जो वेबर्स होते हैं उनके कंपेयर में वो ज्यादा पैसा कमाते हैं। फिर बात करते हैं जो मार्केट है, मार्केट क्या करता है, मार्केट के हमने कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखे थे लास्ट चैप्टर में। एडवांटेज यानी कि बेनिफिट्स में क्या देखा था कि ये हमें एम्प्लॉयमेंट देने का भी काम करता है। मार्केट क्या करता है हमारे लिए एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का यानी कि एम्प्लॉयमेंट देने का एक साधन है। मार्केट क्या है, तो एम्प्लॉयमेंट मार्केट हमारे लिए क्या करता है एक प्रोवाइड कराता है। लेकिन मार्केट में अगर हम डिसएडवांटेज देखें तो ये है कि मार्केट में हम बात करें तो एडवर्टाइजमेंट के वजह से क्या होता है वो वस्तुएं कम बेची जाती हैं जिसका कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं किया जाता, और अगर दोनों की क्वालिटी सेम है यानी कि यहाँ पे मान लीजिए कि एक एक्स प्रोडक्ट है और एक वाई प्रोडक्ट है, दोनों की क्वालिटी सेम है, दोनों की क्वालिटी काफी हद तक सेम है, दोनों का न्यूट्रिशन एक बराबर है, लेकिन अगर एक्स की एडवर्टाइजमेंट कर दी गई, उसको एक ब्रांड का नाम दे दिया गया, तो वो वाई के कंपेयर में ज्यादा महंगा बिकेगा यदि अगर वाई को कोई ब्रांड नहीं दिया और वो एक ओपन पैकेट में बिक रहा है और उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं की गई, जबकि दोनों की जो क्वालिटी है वो चाहे सिमिलर ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे क्या हमें एक डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाता है कि सेम प्रोडक्ट होने के बाद भी क्या है एक महंगा बिक रहा है तो एक लो कॉस्ट पे बिक रहा है। फिर मार्केट में अगर हम कुछ बेनिफिट्स की बात करें तो उसमें क्या है कि जो कस्टमर होता है वो एक तरीके से क्या होता है किंग होता है। क्या होता है किंग, क्यों, क्योंकि उसको अपनी पसंद की क्या है वस्तुएं खरीदने का एक मौका मिल जाता है, जो उसे पसंद होगा वो उसे
खरीदेगा। और कंपनी क्या है, अपने ब्रांड को ज्यादा बेचने के लिए वो क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू एक कंपटीशन क्रिएट कर देती है, जिसका जो उस कंपटीशन का जो डायरेक्ट प्रॉफिट होता है वो किसको होता है, एक पर्सन को होता है, यानी कि एक कंज्यूमर को होता है, एक उपभोक्ता का होता है, जो उसका वो प्रोडक्ट या सर्विस यूज करता है या कंज्यूम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आज से 2016 से पहले क्या था, 1 GB डाटा का जो प्राइस था वो करीबन 250 से एबव था। आज के टाइम पे क्या है, ये काफी हमें चीप लेवल यानी कि कम पैसों में मिल जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बना हुआ है। जब तक कंपटीशन मार्केट में बना रहता है तो इसका जो डायरेक्ट प्रॉफिट है वो किसको होता है, कंज्यूमर यानी कि एक उपभोक्ता को होता है। तो मार्केट में क्या है, कभी कभी हमें क्या है, एक इक्वालिटी और एक इनइक्वालिटी भी देखने को मिलता है। जब हम इनइक्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसका जो सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट होता है वो किसको होता है, एक बिजनेसमैन को, कंपेयर टू उन लोगों को जो कि प्रोडक्ट की जो बेसिक चीजें हैं वो उसको प्रोवाइड कराया जा रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे एक सपना का एग्जांपल देखा था। सपना ने क्या किया था, जो शर्ट की जो रॉ मटेरियल है, यानी कि जो किसी भी क्लॉथ को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो क्या होता है, कॉटन। तो उसने क्या किया, एक कॉटन को प्रोड्यूस किया, लेकिन उसको उस कॉटन की क्या है, काफी कम प्राइस मिली। कितनी, तो मात्र 300। जबकि उसने कितने महीने काम किए थे, 4 महीने उसने क्या किए थे, 4 मंथ क्या किए थे, काफी हार्ड वर्क किया था। और वहीं पे जबकि एक बिजनेस यानी कि जिस फैक्ट्री ने टी शर्ट को, शर्ट या टी शर्ट को बना, उसने सिर्फ 1200 में यानी कि 1200 में सिर्फ एक टी शर्ट बेचा। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि कितना डिफरेंसेस है कि कोई हार्ड जो बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है और एक रेडी टू यूज प्रोडक्ट को बेच रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या है, एक इनइक्वालिटी देखने को मिल जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी वाली कंट्री में, तो जहाँ यहाँ पे क्या है, सबको एक रोजगार का अवसर मिल जाता है, यानी कि मार्केट क्या कर रहा है, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का काम कर रहा है। और उसमें कभी कभी हमें इतना डिस्क्रिमिनेट देखने को मिल जाता है, जो सपना जैसी जो फैमिली है उनकी अर्न इतनी लो होती है, जिसकी वजह से हमें इनइक्वालिटी भी हमें सोसाइटी में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी कंट्री में, तो यहाँ पे जो हमारा राइट टू वर्क है और मार्केट क्या करता है, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट का काम कर देता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो हर एक उन लोगों को काम मिल जाता है जो काम करने के इच्छुक होते हैं, यानी कि जो काम करना चाहते हैं। लेकिन फिर घूम फिर के बात यहीं पे आता है कि जो मार्केट है उसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट होता है किसी कौन उठाता है, तो एक सबसे ज्यादा बिजनेसमैन। तो जब हम मार्केट की बात करते हैं तो जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट उठाता है एक बिजनेसमैन उठाता है। इसके बाद जो प्रॉफिट उठाता है वो होता है एक ट्रेडर। उसके बाद कौन उठाता है, जो वेवर्स होते हैं। और सबसे नीचे में किसको मिलता है, फार्मर, जो कि रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको हो रहा है, तो एक बिजनेसमैन को ही हो रहा है। और इसमें क्या है, काफी हमें अगर हम इस तरीके से देखें तो जिस तरीके से इनका काम है उनके हिसाब से इनकी जो अर्निंग है वो काफी कम है। तो यहाँ पे हमें इनइक्वालिटी भी देखने को मिलती है। अगर इक्वालिटी की बात करें तो इसमें हर एक पब्लिक को क्या है, उसमें कस्टमर यानी कि कंज्यूमर क्या है, एक किंग की तरह रहता है, जिसमें उन्हें एक से ज्यादा वस्तुएं अवेलेबल होने के कारण उन्हें अपने हिसाब से चुनने का अधिकार मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें काफी हद तक हम इसको कह सकते हैं कि एक जो एक अधिकार है हमारा वो उसमें मिल रहा है कि वो अपनी पसंद से मार्केट में जाके कुछ भी खरीद सकता है। कोई भी हम पे इस चीज के लिए दबाव नहीं डाल सकता है। बस वो अपनी वस्तु की अच्छाइयां बुराइयां हमारे सामने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू रख सकता है, लेकिन हम वही चीजें खरीदेंगे जो चीज हमारा इच्छा है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने एक टी शर्ट के माध्यम से समझा कि जो मार्केट है वो किस तरीके से हमें एक रेडी टू यूज प्रोडक्ट हमें अवेलेबल कराता है और इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट किससे मिलता है, किस तरीके से हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट बन के आता है। इसके बीच में फिर हमने ये भी समझा कि जो मार्केट चेन है वो किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है। मार्केट चेन कनेक्टेड होने का मतलब है वो एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। यानी कि जैसे कि जो बिजनेसमैन है वो तभी अपना बिजनेस कर पाएगा जब मार्केट में ये सारी चीजें अवेलेबल होगी और वो परचेस करके वो क्या करेगा, प्रॉफिट कमाएगा।
जो ट्रेडर्स हैं या जो वेबर्स हैं वो तभी क्लॉथ को यानी कपड़े बनाएंगे जब उनके पास क्या होगा, रॉ मटेरियल आएगा। तो यानी कि ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, जैसे कि मैं बता दूं तो ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, जो फार्मर्स हैं उनसे रॉ मटेरियल खरीद करके क्या कर रहे हैं, वेबर्स को दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो ट्रेडर है वो किस पे डिपेंडेंट है, फार्मर पे, और फार्मर किस पे डिपेंडेंट है, ट्रेडर पे। क्यों, क्योंकि फार्मर जो भी प्रोड्यूस करेगा वो कौन खरीदेगा, ट्रेडर्स खरीदेगा। ट्रेडर्स और वेबर भी क्या है, एक दूसरे से क्या है, तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि ट्रेडर उन्हें रॉ मटेरियल ला के देगा और वो क्या करेंगे, उसका प्रोडक्ट बना करके वो ट्रेडर्स को देंगे, और ट्रेडर्स क्या करेगा, आगे सेल करेगा, और जो मैन्युफैक्चर फैक्ट्री वो उसे प्रोड्यूस करके हाई कीमत पे बेचेगा। तो इस तरीके से क्या है, मतलब एक आदमी, एक पर्सन दूसरे पर्सन पे डिपेंडेंट है, और इस तरीके से मार्केट चेन एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसको मैं नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर लूंगा और उसको समझा दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।